हेलो बच्चों, आज मैं आपको 27 नवंबर 2020 की 10वीं कक्षा की जो गणित विषय की कार्यपत्रक है 61 नंबर की, ये मैं आपको करा रही हूँ आज। और इसका आपके पास टॉपिक है सांख्यिकी एक परिचय। या आज आप यहाँ पे चैप्टर जो आपके पास है आपकी एनसीईआरटी की बुक का 14, उसका आज स्टार्ट है। ओके, तो ये जो चैप्टर है सबसे पहले हम यहाँ पर सीखते हैं इस वर्कशीट में कि सांख्यिकी आपके पास क्या होती है। तो आप ये जानते हैं कि हमारे गणित में हमारे पास बहुत सारे आंकड़े होते हैं और हम जिस शाखा के अंदर उन आंकड़ों का संग्रह करते हैं, यानी कि उनका इकट्ठा करते हैं, हम उनका विश्लेषण करते हैं, ये देखते हैं कि कौन सा चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सी गलत है, किसकी हम व्याख्या करते हैं या फिर हम जो प्रस्तुति करते हैं, ये गणित की जिस शाखा के अंतर्गत हम करते हैं उसे हम कहते हैं यहाँ पे सांख्यिकी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सांख्यिकी में हमें आंकड़े चाहिए। इसका मतलब ये जो आंकड़े हैं ये कैसे होने चाहिए, तो आंकड़े हमारे पास ऐसे होने चाहिए कि सार्थक सूचनाओं का संग्रह है। सार्थक का मतलब जो संभव हो सकती है, ऐसा नहीं कि जो आपके पास सूचना संभव ही ना हो सके, असंभव हो, उसका आप संग्रह करो, नहीं, आपको यहाँ पे सार्थक सूचनाओं का संग्रह चाहिए। अब यहाँ पे जो आपके पास आंकड़े हैं ये दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो असमूहीकृत या फिर समूहीकृत। असमूहीकृत का मतलब आपके पास हो जाएगा कि आपने उनको ग्रुप में डिवाइड नहीं किया है। जैसे कि आपसे ये कहा जाए ना कि मान लीजिए कि कुछ बच्चे हैं आपके पास, उनके नंबर आए हैं स्कूल में जो उन्होंने पेपर दिया है, तो अगर आप उनको इस तरीके से लिखो जैसे कि भाई हाँ भाई बताओ 5 से 10 के बीच में कितने बच्चे हैं, या 10 से 15 के बीच में कितने बच्चे हैं, अगर हम इस तरीके से उनको बोलते हैं तो इसका मतलब है कि हम उनके बीच में समूह बना रहे हैं। तो इस प्रकार के आंकड़े तो हो जाएंगे समूहीकृत आंकड़े। लेकिन अगर हम मान लीजिए ऐसे ही पूछ ले कि हाँ इसके 5, इसके 6, इसके 7, इसके 8, तो वो हमारे पास कैसे हो जाएंगे, असमूहीकृत आंकड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर ज़रूरत होती है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी हम यहाँ पर आंकड़े हैं जो हम एक बांट रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, उनका स्थान क्या है, उनका केंद्र क्या है। तो वितरण का केंद्र और स्थान हमारे पास क्या हो जाता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हो जाती है। ठीक है, और ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती है यहाँ पर हम मुख्य रूप से 3 तरीके से निकाल पाते हैं। पहला होता है हमारे पास माध्य, दूसरा होता है हमारे पास माध्यिका, और तीसरा हमारे पास होता है बहुलक। ये हमारे पास सबसे सामान्य है, सबसे इजी है, सबसे सरल है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। माध्य में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास आंकड़े होते हैं हम इनका औसत निकालते हैं। अब इनको औसत अगर हमें निकालना है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर कुछ तरीके होते हैं, कुछ विधि होती हैं, जिनमें से यहाँ पर हम 3 विधियों को देखेंगे। ठीक है, तो 3 विधि में सबसे पहले है हमारे पास प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में हमारे पास माध्य का ये सूत्र होता है, इसमें ये जो सिंबल है इसको हम बोलते हैं समेशन। समेशन का मतलब होता है योग। ठीक है, FI/XI यानी कि F और X के जितने भी हमारे पास गुणनफल होंगे इनका हम क्या करेंगे, यहाँ पे योग लिखेंगे और हम उसको भाग देंगे समेशन ऑफ F से, यानी कि F यानी कि बारंबारता की, जो भी हमारे पास बारंबारता होगी उनके योग से। तो ये हमारे पास इसका सूत्र है प्रत्यक्ष विधि का। इसके बाद दूसरा हमारे पास यहाँ पर विधि है कल्पित विधि, या फिर हम इसको संक्षिप्त विधि बोलते हैं, जिसका हमारे पास सूत्र है A+ समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। और तीसरी हमारे पास पद विचलन विधि होती है। पद विचलन विधि हमारे पास बेसिकली यहाँ पर अभी हमें सूत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है इस साल आपके सिलेबस में कुछ पार्ट जो है वो रिडक्शन हुआ है। ठीक है, और इसके बाद ये जो भी आपके पास माध्य होते हैं इनका कोई ग्राफीय रूप नहीं होता है, पहली बात, यानी कि हम इन्हें ग्राफ के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास माध्यिका तो हो जाती है, माध्य हो जाता है। माध्य के बाद हम बात करते हैं किसकी, माध्यिका की। माध्यिका हमारे पास क्या होती है, जैसे कि नाम से ही दिख रहा है माध्यिका, यानी कि माध्य मान, यानी कि बीच वाला मान। तो जो भी हमारे पास मान यहाँ पे जो हमारे आंकड़े होते हैं उनमें जो सबसे बीच वाला मान होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। ठीक है, माध्यिका को ज्ञात करने का हमारे पास एक ये सूत्र है। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम बात करें माध्यिका के लिए कि क्या इसका यहाँ पर हम ग्राफीय रूप बना सकते हैं, तो आपके पास जो ग्राफीय रूप होता है इसका 2 प्रकार का संभव होता है। एक तो होता है कम प्रकार का वाला त्वरण, और एक आपके पास होता है अधिक प्रकार वाला त्वरण। ये जो आपके पास त्वरण है यहाँ पर इसी चैप्टर की जो 14.3 वाली जो आपके पास प्रश्नावली है वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पर आपके जैसे हम 14.3 की वर्कशीट करेंगे ये टॉपिक वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर करा दिए जाएंगे।
इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे आता है बहुलक। बहुलक का मतलब बहुल, बहुल यानी कि सबसे ज़्यादा, यानी कि जितने भी हमारे पास आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों में जो आपके पास आंकड़ा सबसे ज़्यादा होता है, मतलब सबसे ज़्यादा बार आता है, बार बार आ जाता है, ठीक है। तो सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण वो हमारे पास क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। और बहुलक के आप ग्राफीय रूप की बात करें तो इसका ग्राफीय रूप संभव होता है, और जो भी इसका ग्राफीय रूप बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, आयत चित्र बनेगा, ठीक है, आयत चित्र इसका बनता है। अब आपके पास ये आपने यहाँ पर तीन तो ये सीख लिए, एक तो हुआ माध्य, एक माध्यिका, एक बहुलक हुआ, ठीक है। इनके बीच में आपसी संबंध क्या कहलाता है, तो जब हम इनके बीच में एक संबंध देखते हैं तो अनुभवजन्य संबंध, यानी कि जो भी हम यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर हम अपने जीवन में, अपने दैनिक जीवन में जो उदाहरण देखते हैं उनमें जो हमें एक्सपीरियंस मिलता है, जो अनुभव मिलता है, उन अनुभव पे आधारित हमारे पास ये यहाँ पर संबंध मिलता है कि जो बहुलक होता है वो बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य के, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट हुआ क्या कि अभी अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास समूह है, कैसे, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 5 से 10 किया था या 10 से 15 किया था, तो ये तो बिल्कुल लगातार है ना, लगातार यानी कि सतत रूप है। अगर ये सतत रूप नहीं हुए, यानी कि बीच में टुकड़े टुकड़े में हुए, कैसे होंगे टुकड़े टुकड़े में, जैसे देखो मान लीजिए आपके पास 5 से 9 है, ठीक है, 5 से 9 के बाद फिर आपके पास 10 से लेकर 14 है, फिर उसके बाद आपके पास 15 से लेकर 19 है। तो देखो 5 से 9 फिर क्या हुआ, फिर सीधा 10 से, यानी कि 9 और 10 के बीच का कहाँ चला गया भाई, नहीं पता। ऐसे ही 14 देखा आपने, 10 से 14, और यहाँ पे क्या 15 से 19, यानी कि 14 और 15 के बीच का गायब हो गया। तो जब हमारे पास इस प्रकार का वर्ग अंतराल होता है तो ये लगातार नहीं होता, सतत नहीं होता। तो जब सतत नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इसे सतत बनाते हैं। तो सतत बनाने के लिए हम निम्न सीमा में से तो 0.5 घटा देते हैं, और जो ऊपरी सीमा होती है उसमें 0.5 जो है वो जोड़ देते हैं। अब आप यहाँ सोचेंगे मैडम निम्न सीमा क्या है या उच्च सीमा हमारे पास क्या है, तो अभी अभी जैसे मैंने कहा कि 5 से लेके 9, तो ये जो 5 है आपके पास पहले आ जाता है इसमें, तो इसे आप बोलेंगे निम्न सीमा। तो आप 5 में से 0.5 घटा दीजिए, आपको कितना मिलेगा, 4.5 आपको मिलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, जो आपकी ऊपरी सीमा है, ऊपरी सीमा यानी कि ये जो 9 जो आपके वर्ग में बाद में आता है, इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो 5 जोड़ देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 9.5। इस प्रकार से आप इनको घटा भी सकते हो और जोड़ भी सकते हो। अब आपके पास उच्च सीमा और निम्न सीमा तो बन गई है, जैसे एक बनी आपके पास 4.5 और एक बनी आपके पास 9.5। तो अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कि ये जितने भी हमने सूत्र देखे हैं, हमने यहाँ पे देखा x भी चाहिए बीच में, है ना। तो ये x हमारे पास क्या है, ये x हमारे पास वर्ग का माध्यमान है, यानी कि जो भी हमारे पास वर्ग हम लिख रहे हैं ना, जैसे 5 से 10, 10 से 15, इनका बीच का मान है, माध्यमान। तो हम उसे वर्ग चिन्ह भी कहते हैं। और हम इसे कैसे निकालेंगे कि जो भी हमारी ऊपरी वर्ग सीमा होती है और निम्न वर्ग सीमा होती है, हम उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देते हैं। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे 4.5 और 9.5 है, अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और 14 में आप 2 का भाग दे देंगे तो 14/2 यानी कि 7 आपके पास आएगा। तो इनका वर्ग चिन्ह कितना हो गया आपके लिए, 7, ठीक है। अब हम साथ साथ में एक चीज़ और भी देख रहे हैं, क्या कि ये जो भी हमारे पास वर्ग है, जैसे हमने कहा 4.5 से कहाँ तक, 9.5 तक, तो इसकी माप क्या है, तो इसकी माप को नापने के लिए हम जो ऊपरी सीमा होती है उसमें से निम्न सीमा को घटा देते हैं, ठीक है। यानी कि 9.5 में से 4.5 को घटा देंगे, तो 9.5 में से 4.5 को घटाने पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको उदाहरण से क्लियर करा दिया है। फिर तीसरा हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है परिसर। परिसर का मतलब होता है कि अधिकतम आंकड़े में से न्यूनतम आंकड़े को घटा दीजिए। जैसे कि मैं अगर आपको उदाहरण दूं कि आपकी जो क्लास है, अगर मान लीजिए उसमें पेपर होता है और पेपर में जो बच्चों के नंबर आते हैं वो ऐसे आ रहे हैं, मान लीजिए किसी के आया आपके पास नंबर 5 आ गया, ठीक है, किसी का 0 आ गया, किसी का 7 आ गया, फिर 8 भी आया और 10 भी आया। तो आप यहाँ पर देखोगे सबसे निम्न मान कितना है, 0, ठीक है, और सबसे उच्च मान कितना है, 10। तो आप 10 में से 0 को घटा दो, तो 10 में से 0 को घटाया तो आपको कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। तो ये 10 आपके पास यहाँ पे क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। तो आपने यहाँ पे परिसर निकाल देते हो, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ पे इस
वर्कशीट में इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ती है माध्यिका वर्ग और बहुलक वर्ग की भी। तो माध्यिका वर्ग हमारे पास वह होता है जिसकी संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता n/2 से बड़ी हो। n यहाँ पे क्या होता है, n होता है समेशन ऑफ fi, यानी कि जितनी भी बारंबारताएं होती हैं सबका योग। तो आपकी सारी बारंबारताओं को जोड़ लीजिए, फिर 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 2 से भाग देने के बाद जो आपके पास बचेगा उससे बड़ी संचयी बारंबारता देखो आप कि किस आपके कौन से वर्ग की है। तो जिस वर्ग की वह संचयी बारंबारता होगी n/2 से बड़ी, वही आपका क्या कहलाएगा, माध्यिका वर्ग कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हम बहुलक वर्ग भी छांटते हैं। तो बहुलक वर्ग हम कैसे छांटेंगे, अब बहुलक यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आए, तो इसका मतलब जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। तो हमें वही अंतराल छांटना है जिसमें बारंबारता क्या हो, सबसे अधिक हो। तो अब हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं, हम इन प्रश्नों को एक बार देख लेते हैं। तो प्रश्न में देखिए, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया था वर्ग चिन्ह में कि जब हमारे पास जो निम्न सीमा होती है, ठीक है, निम्न सीमा और ऊपरी सीमा, हम इनको जब जोड़ते हैं तो इनको जोड़कर हम 2 से भाग दे देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, वर्ग चिन्ह आ जाता है। ये देखिए आपके पास यहाँ पर वर्ग चिन्ह का सूत्र भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ये देखो, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा बटे 2, ये आपके पास है वर्ग चिन्ह, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास, दिए गए आंकड़े 255, 125, 130, 160, 185, 170 और 103, इनका परिसर ज्ञात करो। तो परिसर के लिए क्या बताया था, अधिकतम आंकड़े में से निम्नतम आंकड़ा जो है उसको घटा दो। अधिकतम यानी कि जो सबसे बड़ा है वो क्या है आपके पास 255, ठीक है। तो आप लीजिए यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम आंकड़ा 255, 255 में से निम्नतम आंकड़ा, निम्नतम आपके पास क्या है 103, आप 103 को घटा दीजिए, ठीक है। आपके पास सूत्र तो यहाँ पे है ही, अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा, ये वाला, ठीक है। अब आपने यहाँ पे घटा दिया तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 5 में से 3 गए 2, फिर उसके बाद 5 में से 0 गया तो आपके पास कितना आएगा 5, और 2 में से 1 गया 1, यानी कि आपको इसका परिसर मिल जाता है 152, ठीक है। तो 152 आपका परिसर। तीसरा पॉइंट है हमारे पास कि केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 मापों के बीच अनुभवजन्य संबंध जो है उसका मान क्या है। अब देखो अनुभवजन्य संबंध वो भी हमें यहाँ पर इसी वर्कशीट में दिया हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये देखिए, ये 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य है। तो आप इसके रिक्त स्थान में ये लिख देंगे, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य है। ये हमारे पास अनुभवजन्य संबंध है, ठीक है बच्चे। उसके बाद आपके पास चौथा क्वेश्चन है कि ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के अंतर को हम क्या कहते हैं, भाई इसे हम कहते हैं वर्ग माप। ये हमारे वर्ग का अंतर है तो इसे हम कहेंगे वर्ग माप। फिर उसके बाद आपके पास 5वां प्रश्न है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ना जो अभाज्य संख्या है उनको लिख लेते हैं, ठीक है। प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या हमारे पास वो वाली संख्या होती है जिनमें हम किसी और से भाग नहीं दे सकते, यानी कि 1 से भाग दे सकते हैं या फिर हम उन संख्याओं में उनसे ही भाग दे सकते हैं, किसी और संख्या से उनमें भाग नहीं दे सकते। तो ये 2 हो गई है, फिर 3 हो गई है, फिर उसके बाद 5, 5 के बाद हमारे पास है 7, 7 के बाद देखिए 8 में भाग जाता है, 9 में भी भाग जाता है, 3 का 10 में भी जाता है, और फिर क्या हो जाती है हमारे पास 11। हमें इनका यहाँ पे माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का हमें ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, जैसे हमने बोला था कि समेशन ऑफ fi(xi), हम इस तरह का भी ले सकते हैं, यानी कि या फिर हम यहाँ पर ले सकते हैं समेशन ऑफ प्रेक्षण, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाता है हमारे पास यहाँ पे प्रेक्षणों का योग, ठीक है। आप प्रेक्षणों का योग निकालिए और फिर आप क्या कीजिए, आप यहाँ पे भाग दे दीजिए। किससे भाग देंगे आप, प्रेक्षणों की संख्या से। तो प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ये हमारे पास क्या हो जाता है,
माध्य का सूत्र होता है। तो जो भी हमारे पास प्रेक्षण यानी कि जो भी संख्याएं हैं हम इन सबको यहाँ पे जोड़ देते हैं पहले। तो जोड़ने पर हमें यहाँ पे मिलेगा 2, 3, 5, उसके बाद 7 और फिर 11 को जोड़ दीजिए और फिर भाग दीजिए 5 से। तो आपको यहाँ पे कितना मिल रहा है, 2 और 3 5, 5 और 5 हो गया 10, 10 और 7 17, 17 और 11 आपके पास कितने हो गए 28, 28/5 भाग दे दीजिए आप इससे। तो आपको मिलेगा 5 25 और फिर उसके बाद 3 बच जाएगा तो 30 हो जाएगा पॉइंट लगने पर, 5 30। तो 5.6 जो है हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, माध्य आ जाता है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको वर्कशीट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।